गुफाओं में बसे राज्य चंद्रगढ़ का किला पूर्णिमा की रात में चांदी की तरह चमकता था। यहाँ के महाराज वीर सिंह अपने कठोर अनुशासन और फौलादी न्याय के लिए जाने जाते थे। उनका एक ही सिद्धांत था, कर्तव्य भावनाओं से ऊपर है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता उनका इकलौता पुत्र राजकुमार रोहन था। रोहन का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। उसे तलवारों की खनक में नहीं, बल्कि सितार के तारों में शांति मिलती थी। वह एक कवि था जिसका मन राजकाज के दाव पेंच में नहीं, बल्कि नदी किनारे बैठकर कविताएं लिखने में लगता था। महाराज वीर सिंह हर पल चिंतित रहते कि उनके बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा। पिता और पुत्र के विचार दो अलग अलग ध्रुवों की तरह थे, जो कभी मिल नहीं सकते थे। चंद्रगढ़ की सीमा शत्रु राज्य सूर्यगढ़ से लगती थी। दोनों राज्यों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी थी, जिसे एक उफनती नदी अलग करती थी। चंद्रगढ़ में सूर्यगढ़ का नाम लेना भी अपराध माना जाता था। एक उदास शाम रोहन अपना सितार लेकर उसी नदी के किनारे बैठ गया। जैसे ही उसने अपने मन का दर्द सितार की धुन में पिरोया, उसे नदी के उस पार से, दुश्मन राज्य की सीमा से किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मीठी और दर्द भरी थी कि रोहन अपना सुध-बुध खो बैठा। वह अपनी छोटी नाव उठाकर उस आवाज की खोज में नदी के पार चला गया, यह जानते हुए भी कि यह एक दंडनीय अपराध था। किनारे पर पेड़ों की ओट में सूर्यगढ़ की राजकुमारी मीरा खड़ी थी। उसकी सुंदरता को देखकर रोहन को लगा मानो चांद खुद धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखें किसी शांत झील सी गहरी थी, जिनमें एक अनकही उदासी थी। रोहन को देखते ही मीरा भी स्तब्ध रह गई। तुम कौन हो? मीरा ने साहस से पूछा। मैं रोहन हूँ, उसने अपना सितार नीचे रखते हुए कहा। और आपकी आवाज ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। उस शाम दो दुश्मन राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी के बीच प्रेम का पहला बीज बोया गया। दोनों छुप छुप कर उसी नदी किनारे मिलने लगे। उनका प्रेम हर मुलाकात के साथ गहराता गया। जब मिलना मुमकिन न हो, तुम्हारी कविताएं मेरे दिल को छू जाती है, लेकिन ये चांदी के पिंजरे कितने साधारण हैं। काश ये भी तुम्हारी कविताओं जितने ही खास होते। रोहन, जो प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था, उसने फैसला किया कि वह मीरा की इस ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने चंद्रगढ़ के शाही स्वर्णतार को बुलाया और उसे मीरा के पिंजरे जैसा ही एक पिंजरा शुद्ध सोने से बनाने का आदेश दिया। जब सोने का पिंजरा मीरा के पास पहुंचा, तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की। रोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। मीरा हर दूसरे दिन एक चांदी का पिंजरा भेजती और रोहन जवाब में एक ठोस सोने का पिंजरा वापस भेजता। रोहन ये नहीं जानता था कि ये सब सूर्यगढ़ के राजा मीरा के पिता की एक गहरी चाल थी। मीरा तो बस एक मोहरा थी। सूर्यगढ़ का खजाना युद्धों के कारण खाली हो चुका था और चंद्रगढ़ का खजाना भरने के लिए उन्हें सोने की जरूरत थी। मीरा को उसके पिता ने रोहन को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए मजबूर किया था, और वह शाही स्वर्णकार, वह कोई साधारण कारीगर नहीं बल्कि सूर्यगढ़ का जासूस था, जो रोहन को उकसाता था और खजाने से सोना चुराकर पिंजरे बनाता रहा। इधर चंद्रगढ़ के राजमहल में हड़कंप मच गया। शाही खजाना रहस्यमयी तरीके से खाली हो रहा था। हर हफ्ते सोने की सिल्लियां गायब हो जाती थी। महाराज वीर सिंह ने क्रोध में आकर जांच के आदेश दिए कि सारा सोना शाही स्वर्णकार की भट्टी में जा रहा था और वहां से सोने के पिंजरे बनकर राजकुमार रोहन के कक्ष तक पहुंचते थे। उसी वक्त जासूस स्वर्णकार ने एक झूठा पत्र महाराज के सामने पेश किया, जिसे उसने खुद लिखा था। पत्र में लिखा था कि राजकुमार रोहन राजकुमारी मीरा के प्रेम में पड़कर चंद्रगढ़ का सारा सोना सूर्यगढ़ को सौंप रहा है, ताकि वह अपने पिता के खिलाफ बगावत कर सके और मीरा की मदद से गद्दी पर बैठ सके। महाराज वीर सिंह यह पढ़कर आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि उनके अपने ही पुत्र ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। देशद्रोही! वह भरे दरबार में गरजे, तुम्हें अपने दुश्मन की बेटी से प्रेम हो गया और तुमने अपना राज्य उसे बेच दिया।
तुम मेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो। रोहन चिल्लाता रहा, पिताजी यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मीरा से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैंने देशद्रोह नहीं किया। लेकिन राजा ने एक ना सुनी। सबूत उनके खिलाफ थे। उन्होंने रोहन को देश निकाला दे दिया। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। इस राज्य से निकल जाओ। रोहन का दिल टूट गया। जिस पिता पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उसे ठुकरा दिया। आंखों में आंसू लिए रोहन राजमहल छोड़कर अनजाने जंगलों की ओर चला गया। उधर सूर्यगढ़ में जब मीरा को यह खबर मिली कि रोहन को देशद्रोही मानकर राज्य से निकाल दिया गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि यह बस एक खेल है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसका अंत इतना भयानक होगा। धीरे धीरे मीरा को एहसास हुआ कि जिसे वह धोखा दे रही थी, वह उससे सच्चा प्रेम करने लगी थी। रोहन की मासूमियत और उसके निश्चल प्रेम ने मीरा के दिल में वह जगह बना ली थी जो उसके पिता का डर भी नहीं मिटा सका। वह पश्चाताप की आग में जलने लगी। उसे खुद से घृणा होने लगी। मैंने अपने ही प्रेमी को बर्बाद कर दिया, वह सोचकर रात दिन रोती रहती। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। रोहन निर्दोष है। हमें सारा सोना वापस कर देना चाहिए और सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन सूर्यगढ़ का राजा हंसने लगा। पागल हो गई हो? जो हमने हासिल किया है उसे हम वापस नहीं करेंगे, और भूल जाओ उस रोहन को। मीरा का दिल टूट गया। एक रात उसने फैसला किया, वह इस पाप का बोझ लेकर नहीं जी सकती। वह रोहन को ढूंढेगी, उससे माफी मांगेगी और दुनिया को सच्चाई बताएगी। वह रात के अंधेरे में महल से भाग निकली। भागने से पहले उसने अपने पिता के कक्ष से 2 चीजें चुरा लीं। एक नक्शा जहां चंद्रगढ़ से चुराया सोना छिपाया गया था, और दूसरा वह शाही फरमान जिसमें उसके पिता ने जासूस स्वर्णकार को इस काम के लिए नियुक्त किया था। मीरा कई दिनों तक जंगलों में रोहन को ढूंढती फिरी। वह भूखी प्यासी रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। पश्चाताप के बोझ ने उसे तोड़ दिया था। एक सुबह वह थक कर उसी नदी के किनारे गिर पड़ी और बेहोश हो गई जहां वह रोहन से पहली बार मिली थी। उधर रोहन भी दुनिया से ठुकराया हुआ अपने सितार को लेकर उसी नदी किनारे पहुंचा। वह सोच रहा था कि काश वह उस शाम यहाँ ना पड़े। तभी उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो पास गया और उसे देखते ही ठिठक गया। यह मीरा थी। उसे देखकर रोहन के मन में क्रोध, घृणा और प्रेम की लहरें एक साथ उठी। इसी ने मुझे बर्बाद किया, उसने सोचा। लेकिन जब उसने मीरा का पीला पड़ा चेहरा, सूखे होंठ और कमजोर शरीर देखा, तो उसका सारा गुस्सा पिघल गया। रोहन ने मीरा को अपनी गोद में उठाया। वह फूल सी हल्की हो गई थी। वह उसे पास की एक गुफा में ले गया। उसने अपने हाथों से नदी का पानी लाकर मीरा के चेहरे पर छिड़का। मीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली। अपने सामने रोहन को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। रोहन ने उसे पानी पिलाया। जब मीरा में थोड़ी जान आई तो उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया और बस इतना ही कह पाई, रोहन, मुझे माफ कर दो। अगले कुछ दिनों तक रोहन ने मीरा की देखभाल की। जब मीरा पूरी तरह ठीक हो गई तो उसने रोते हुए सारी सच्चाई बयां कर दी। अपने पिता की साजिश, जासूस स्वर्णकार का राज, सोने के पिंजरे और अपना पश्चाताप। सबूत के तौर पर उसने वह नक्शा और शाही फरमान रोहन के हाथ में रख दिया। रोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह उसके सम्मान की लड़ाई थी। हमें वापस चंद्रगढ़ जाना होगा, रोहन ने कहा। अगली रात रोहन और मीरा ने भेष बदला और गुप्त रास्तों से चंद्रगढ़ के किले में प्रवेश किया। वे सीधे महाराज वीर सिंह के कक्ष में पहुंचे। राजा अपने पुत्र को एक दुश्मन राज्य की राजकुमारी के साथ अपने कक्ष में देखकर क्रोध से भर उठे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सैनिकों, रुकिए पिताजी, रोहन ने चिल्लाकर कहा। सैनिकों को बुलाने से पहले एक बार सच जान लीजिए। अगले 1 घंटे तक मीरा ने कांपती हुई आवाज में लेकिन बिना रुके सारी सच्चाई महाराज के सामने रख दी। सबूत के तौर पर उसमें वह नक्शा और शाही फरमान महाराज के पैरों में रख दिया। महाराज वीर सिंह जड़ हो गए। उन्होंने तुरंत शाही स्वर्णकार को पकड़ने का आदेश दिया।
जब स्वर्णकार ने अपने सामने राजकुमारी मीरा को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। महाराज वीर सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने ही पुत्र पर अविश्वास किया था। वे अपनी गद्दी से उठे और रोहन को गले लगा लिया। पुत्र, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। फिर वे मीरा की ओर मुड़े। बेटी, उन्होंने कहा, तुमने अपने पिता के खिलाफ जाकर सच का साथ दिया। यह साहस असाधारण है। तुमने न केवल मेरे बेटे का सम्मान बचाया है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच एक नया भविष्य भी बनाया है। अगले दिन चंद्रगढ़ की सेना ने नक्शे की मदद से सूर्यगढ़ की सीमा से अपना सारा सोना वापस पा लिया। महाराज वीर सिंह ने सूर्यगढ़ के राजा को संदेश भिजवाया, युद्ध हम नहीं चाहते, लेकिन आपकी बेटी ने हमें दिखाया है कि सच्चाई की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। कुछ ही हफ्तों बाद उसी नदी के किनारे, जहां कभी दो दुश्मन छुपकर मिलते थे, आज चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ के दोनों शाही परिवार खड़े थे। सदियों पुरानी दुश्मनी आज खत्म हो रही थी। रोहन और मीरा का विवाह दोनों राज्यों के बीच शांति की संधि बन गया। विवाह के बाद सूर्यास्त के समय रोहन और मीरा उसी पत्थर पर बैठे थे। रोहन ने अपने सितार से एक नई धुन छेड़ी और मीरा ने उसमें अपनी मधुर आवाज मिला दी। इस बार उनके प्रेम का संगीत किसी पिंजरे में कैद नहीं था, बल्कि दो राज्यों को जोड़ने वाले शांति के पुल के रूप में गूंज रहा था।